हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से, और आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा एनिमेशन बताऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं, स्पेशली क्लास 11th और क्लास 12 का फिजिक्स विद सम अमेजिंग एनिमेशन, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वो देख लेते हैं। तो हमको पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कि वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P होता है। यहाँ पे वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर है और वेक्टर पी लीनियर मोमेंटम है। अब हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर देते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं ये इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेड ऑफ एल, वेक्टर एल के लिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, वेक्टर आर क्रॉस पी। तो ये मैं वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी का डेरिवेटिव करने वाला हूँ। और हम डेरिवेटिव में एक रूल पढ़े हैं, प्रोडक्ट रूल, कि अगर दो वेरिएबल्स है आपके पास u और v और उनका डेरिवेटिव करना है तो आप पहले u ऐसे ही लिख लेते हो और v का डेरिवेटिव करते हो प्लस v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये प्रोडक्ट रूल को हम यहाँ पे अप्लाई कर दिए है। और मैं r और p ये दो वेरिएबल्स का डेरिवेटिव कैसे करूंगा, पहले मैं r को ऐसे ही लिख लूंगा, वेक्टर r क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर p प्लस डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p। तो अब इस इक्वेशन में हम कुछ टर्म्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर और ये मोमेंटम जो है। तो हमको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को हम वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये मोमेंटम p की जगह मैं मास इनटू वेलोसिटी लिख लेता हूँ। मास कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं और अब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ वेलोसिटी का। और dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सीलरेशन। तो मैं मास इनटू एक्सीलरेशन लिखूंगा और मास इनटू एक्सीलरेशन को ही हम फोर्स बोलते हैं। dl अपॉन dt इज इक्वल टू वेक्टर r ऐसे ही लिखते हैं। तो इस इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि dp बाई dt f के इक्वल होता है। वो मैं यहाँ पे पुट कर दिया हूँ, f की जगह पे dp बाई dt की जगह f प्लस dr बाई dt की जगह मैं v पुट किया हूँ और p की जगह पे मैं मास इनटू वेलोसिटी, और ये मास इनटू वेलोसिटी को वेलोसिटी इनटू मास लिखा हो। तो दो यहाँ पे जो वेक्टर है उनके बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा मींस v क्रॉस v लिखेंगे, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v। अब वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v क्या है, तो मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ दैट इज वेक्टर v। दूसरा वेक्टर भी वेक्टर v है, मतलब ये इक्वल वेक्टर है। अब दो इक्वल वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आप क्या लिखते हो, दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और जब ये दो इक्वल वेक्टर है, अगर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो इनके बीच का एंगल जो है थीटा की वैल्यू वो हो जाती है 0 और साइन 0 0। तो यहाँ पे हम v क्रॉस v को 0 लिखेंगे और हम बोलते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज ऑलवेज 0। तो अब ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया और आपके पास इक्वेशन क्या है, dl बाई dt इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। और ये वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f हम पढ़े हैं, ये टॉर्क होता है। तो अब मेरे पास इक्वेशन dl बाई dt की हो गई इज इक्वल टू टॉर्क। डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। अब हमको क्या प्रूफ करना है, हमको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मींस एंगुलर मोमेंटम L कांस्टेंट कब होगा। तो अगर ये dl बाई dt है मतलब ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। कब चेंज होगा, जब टॉर्क अप्लाई करेंगे। तो अगर हम एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई करेंगे
एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क नहीं अप्लाई करेंगे, मतलब टॉर्क जीरो हो जाएगा। और अगर टॉर्क जीरो हो जाएगा तो फिर आप इस इक्वेशन में टॉर्क की जगह जीरो लिखोगे। इसका क्या मतलब हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो है, मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है तो हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे? एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल इज कांस्टेंट और कंजर्व इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क। अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क नहीं अप्लाई करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं। तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि एक डांसर है, अपने टोस पे रोटेट हो रही है, और जब वो अपने टोस पे रोटेट होगी तो ये जो रेड लाइन देख रहे हो ये रहेगा इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन। और अगर वो एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट हो रही है, अपना आर्म्स आउट स्ट्रेच की है, तो हम लिखेंगे कि L1 इज द एंगुलर मोमेंटम व्हेन द आर्म्स आर आउट स्ट्रेच। अब यही डांसर क्या करती है, अपना आर्म्स फोल्ड कर लेती है। जब ये अपना आर्म्स फोल्ड करेगी तो इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, और हम लिखेंगे कि L2 इज द एंगुलर मोमेंटम व्हेन द आर्म्स आर फोल्डेड। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे चेंज हुआ? तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा, और आई का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं? समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n MI/RI स्क्वायर। यहाँ पे m है masses ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी, और r स्क्वायर r है ये masses का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब वो आर्म्स को आउट स्ट्रेच की तो उसके जो हैंड के पार्टिकल्स थे, एक्सेस ऑफ रोटेशन से उनका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन से ये हैंड्स के पार्टिकल का डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, मतलब आर की वैल्यू इंक्रीज हो गई। आर की वैल्यू इंक्रीज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होने वाला है। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम है L1। जब आर्म्स आउट स्ट्रेच करेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया। तो ये फर्स्ट केस में जब आर्म्स आउट स्ट्रेच था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था L1। जब वो आर्म्स फोल्ड कर लेगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो पार्टिकल्स पहले दूर दूर थे एक्सेस ऑफ रोटेशन से, अब वही एक्सेस आप ड्रॉ कर लो तो पार्टिकल्स का डिस्टेंस जो हो गया एक्सेस ऑफ रोटेशन से वो डिक्रीज हो गया। मतलब आर की वैल्यू डिक्रीज हो गई। आर की वैल्यू डिक्रीज हुई तो आई की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर आई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एल की वैल्यू भी चेंज होगी जब वो अपना आर्म्स फोल्ड करेगी। तो हम लिखेंगे L2 बी द एंगुलर मोमेंटम व्हेन द आर्म्स आर फोल्डेड। बट हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या पढ़े अभी जस्ट, कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई होगा तो ये तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने वाला है, मतलब L1 और L2 दोनों सेम रहेगा। तो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि टॉर्क जो एक्ट हो रहा है ये डांसर पे बाहर से कोई टॉर्क नहीं अप्लाई कर रहा है। तो अगर बाहर से टॉर्क नहीं अप्लाई कर रहे, टॉर्क जीरो है, तो हम लिखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो आर्म्स आउट स्ट्रेच की थी L1 और L2 दोनों सेम रहेगा, दोनों कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है, L कांस्टेंट रहेगा। तो L कांस्टेंट कब रहेगा? जब टॉर्क जीरो रहेगी। और हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे टॉर्क जीरो है तो L कांस्टेंट रहेगा। तो हम लिख सकते हैं L1 इज इक्वल टू L2। आर्म्स स्ट्रेच करे, आउट स्ट्रेच करे, आर्म्स फोल्ड कर ले, बट अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो ये L1 और L2 इक्वल रहेगा। अब L1 और L2 कैसे इक्वल रहेगा? तो L की इक्वेशन क्या है? आई ओमेगा। तो मैं L1 की जगह लिखता हूँ I1 ओमेगा 1, L2 की जगह लिखता हूँ I2 ओमेगा 2। और ओमेगा का फॉर्मूला हमको पता है 2 पाई n होता है। तो फर्स्ट केस में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? N1। सेकंड केस में इसकी फ्रीक्वेंसी थी N2। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इंक्रीज और डिक्रीज होगा आर्म्स आउट स्ट्रेच करने से और आर्म्स फोल्ड करने से। तो अगर आर्म्स आउट स्ट्रेच की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया तो ओमेगा 1 डिक्रीज होने वाला है। फिर सेकंड केस में आर्म्स फोल्ड कर दी तो I2 की वैल्यू डिक्रीज हो गई। अब अगर I2 की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा।
और एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है, फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे इस तरह से आपका L1 और L2 कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में जब आर्म्स आउटस्ट्रेच था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा थे और इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी रोटेशन सी वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर सेकंड केस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्रीज कर दिए, मतलब आर्म्स को फोल्ड करके, तो N2 की वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है, जो नंबर ऑफ रोटेशन वो परफॉर्म करने वाली है, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो एक डांसर अगर रोटेट हो रही है अबाउट अ सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर उसको अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन जो परफॉर्म करने वाली है वो इंक्रीज करना है, तो वो आर्म्स को फोल्ड कर लेगी। और अगर नंबर ऑफ रोटेशन डिक्रीज करना है, स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीज करना है, तो वो आर्म्स को आउट स्ट्रेच करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आई की वैल्यू लार्ज तो ओमेगा की वैल्यू एंगुलर स्पीड स्मॉल हो जाएगा। तो हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस, और एंगुलर वेलोसिटी है 2πn, मतलब n की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन डिक्रीज हो रही है। फिर उसके बाद सेकंड केस में जब आर्म्स फोल्ड कर ली तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया, मतलब स्मॉल हो गया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल हो गया तो ओमेगा की वैल्यू लार्ज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिक्रीज होता है तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ओमेगा इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी एन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो सपोज कर लेते हैं, और बहुत सारी एग्जांपल होती है कि जब एथलीट ओलंपिक्स में डाइव करते हैं स्विमिंग पूल में और कुछ रोटेशन कर रहे हैं, तो अगर उनको अपने रोटेशन की स्पीड को इंक्रीज करना है तो वो अपनी बॉडीज को एक्सेस ऑफ रोटेशन से क्लोज कर लेते हैं, लाइक दिस। ये जब एक्सेस के अबाउट रोटेट हो रहा है वो क्लोज कर लिया, मतलब पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन। अगर पार्टिकल एक्सेस ऑफ रोटेशन से क्लोज है, मतलब आई की वैल्यू डिक्रीज कर लिया, आई की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद जब वो अपनी बॉडी को आउट स्ट्रेच कर लेता है तो आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और जब आई की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर इसको रोटेशन की स्पीड बढ़ाना है तो ये अपनी बॉडी को एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्लोज कर लेगा, तो ओमेगा लार्ज हो जाता है। बट अगर इसको ओमेगा स्पीड ऑफ रोटेशन कम करना है तो ये अपना आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा लेता है बॉडी को स्ट्रेच करके। तो ये अपनी स्पीड रोटेट होने की इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है बाय एडजस्टिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडजस्ट करके। ऐसे ये एनिमेशन देख लेते हैं। ये आइस स्केटिंग का कुछ कंपटीशन है। यहाँ पे ये आइस स्केटर रोटेट हो रही है, तो वो जब अपनी बॉडी को एक्सेस ऑफ रोटेशन से क्लोज करती है तो उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो जाती है। ये पॉइंट पे ये अपनी बॉडी को एक्सेस ऑफ रोटेशन से क्लोज कर ली तो इसकी स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो गई। तो अगर ये डांसर को अपनी स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज करना है तो ये अपनी बॉडी को एक्सेस ऑफ रोटेशन से क्लोज कर लेती है। तो ये एनिमेशन से आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा कि एक डांसर अपनी स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज कब कर रही है। बाहर से कोई इसको फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे 0 है। अब आपको अपने स्क्रीन पे कुछ प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप क्लिक करके वो प्लेलिस्ट देख सकते हो। ऐसे ही मैंने एनिमेशन के साथ हर वीडियो का एक्सप्लेन किया हूँ।